एक बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट के साथ आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस पर ये चर्चा होगी। सबसे पहले मेरा नाम सलीम अरवार है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की स्टैंडिंग कमेटी में रहा हूँ। 25-30 सालों से सोशल एक्टिविस्ट हूँ। कोई बहुत बड़े कुछ इश्यूज़ होंगे जिसका ताल्लुक आम जनता से है तो हम लोग उसके लिए उठ खड़े होते हैं। मेरे साथ जो है वो डॉक्टर दानिश नाबे हैं, जिन्होंने इस वक्त जो डिमोलिशन का मामला चल रहा है देश भर में और ख़ासकर महाराष्ट्र की बात करेंगे, हम बॉम्बे की बात करेंगे, उसका स्टेटिस्टिक जमा किया है, उसके कारणों को ढूंढने की हमने कोशिश की है और उसको एनालिसिस किया है। और हम लोगों ने बहुत लंबी चर्चा करने के बाद एक प्रपोजल जो है वो प्रस्ताव जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को देने का डिसाइड किया। हमारे साथ में जो तीसरे साथी वो इस्माइल बाटलीवाला साहब हैं, इनकी ज़िंदगी सेवा में गई है, एक्टिविस्ट भी हैं, एजुकेशन पर भी इनका काम रहा है हमेशा से। और फिर आगे जो बैठे हैं वो शिव नारायण क्रांतिवीर हैं, वो भी एक्टिविस्ट हैं। और मेरी लेफ्ट साइड में मेरे हैं उनकी मिसेस हैं सोनिका क्रांतिवीर। मैं हम पाँचों की जानिब से तमाम लोगों का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये प्रेस हमने लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है, क्योंकि थोड़ा सा वक्त हमारे को लगा इसका डॉक्यूमेंटेशन करने में, स्टेटिस्टिक्स वगैरह जमाने में। एक बात को शुरू करना चाहूँगा। मैं 3 या 4 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। बहुत बड़ी बिल्डिंग 11-12 माले की डिमोलिश की जा रही थी और डिमोलिशन जब नीचे की तरफ आ रहा था तो दूसरी बिल्डिंग में कुछ बच्चे बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी बिल्डिंग भी टूटने वाली, इस बिल्डिंग के बाद उनका भी नंबर था। वो बच्चे छोटे छोटे इसलिए चिल्ला रहे थे कि उनको कल स्कूल जाना था और उनको मालूम था कि अगले दिन वो स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन बच्चों को, छोटे छोटे उन बच्चों को ये बिल्कुल खबर नहीं थी कि कल शाम को उनके सर पर छत नहीं रहेगी। उनको ये नहीं मालूम था वो कहाँ रहेंगे। उनका कंसर्न तो बेचारों का स्कूल का ही था। लेकिन जो बड़े लोग हैं रोते बिलखते, जब अचानक हथौड़ा चलता है, कई मरतबा तो ऐसा होता है कि नोटिस भी नहीं दी जाती। और सबसे बड़े अफसोस की बात जो है इस मामले में पूरे वो ये है कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर का होता है। जगह मालिक जो है उसको दोबारा जगह, प्लॉट टूट जाता है, उसके हाथ में जगह आ जाती है। बिल्डर जो है वो अपना पूरा माल बेच चुका होता है। जो बीएफसी के ऑफिसर्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट का स्टाफ है, स्क्वायर फीट पे पैसा लेता है। ये बात किसी से ढकी चुकी थी। लेकिन जब कोई मामला आता है डिमोलिशन वगैरह का इस तरह का, तो ये लोग बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर है, हम क्या कर सकते हैं, अदालत ने ये हुक्म लगाया है। तो इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। ये सिलसिला रोज़ाना बढ़ते जा रहा है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बॉम्बे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन, अब्सोल्यूट इलीगल। कि ऐसा नहीं कि 4 माले का परमिशन है और 6 माला बनाया जा रहा है। 6 माले की बिल्डिंग बनी है, पता चलता है कि बिल्डिंग टोटली इलीगल है। ऐसी है बहुत सारी बिल्डिंग और बम्बई के तमाम इलाकों में, कोई एक इलाके का नाम लेने की जरूरत नहीं है। और ये इसमें सरकारी अफसरान, MCTM के अफसरान, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अफसरान की और कई जगह नहीं, बहुत सारी जगह पर पॉलिटिकल बैकिंग भी होती है। उसके अलावा ये काम मुमकिन नहीं है और इसको रोकने की तो ज़रूरत है ही है। लेकिन हम लोगों ने एक प्रपोजल ऐसा लाया है जिस पर खासकर हमारे जो स्कॉलर हैं दानिश नाबे, डॉक्टर दानिश नाबे, उन्होंने स्टडी की और हम लोगों ने ये डिसाइड किया, हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की कि जब स्लम वालों को SRA स्कीम लाकर उनको उनके झोपड़ों के बदले उनको बिल्डिंग में 300 स्क्वायर फीट का मकान दिया जा रहा है और उसके बदले बनाने वाले को एडिशनल FSI दिया जा रहा है, इस तरह की कोई स्कीम इन अनधिकृत बिल्डिंग्स है, जो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स है, इन लोगों के लिए क्यों नहीं लाई जा सकती। ये इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। इस पर आपने स्टडी की और उसके बाद दानिश नाबे ने इस पर एक पूरा प्रपोजल बनाया है, एक पर्चा बनाया इसके ऊपर 20-22 पेजेस का, जो आप लोगों को दिया गया है। आप उसको स्टडी भी करेंगे और इसको मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम CM से भी मिलें, दोनों डिप्टी CM से भी मिलें और हाउसिंग रिलेटेड जितने कंसर्न लोग हैं, जैसे मुंबई के कमिश्नर हैं या जो भी जो आला अहदेदारान हैं, जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, उनको इसकी एक कॉपी दें और हम इसको असेंबली में चर्चा में लाएं। इस तरह की हमारी कोशिश है। मैं आगे की बात
बताने के लिए और सारी तफसीलात आपको देने के लिए मैं माइक अब दे रहा हूँ डॉक्टर दानिश लांबे को। गुड आफ्टरनून। मैं आज आप लोगों के सामने अपनी रिसर्च और मेरे जो गाइड्स हैं उन लोगों की रहनुमाई में जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एक तरफ हमारे सामने ये सिनेरियो है कि 1970s के बाद मुंबई में जब रोड वाइडनिंग या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के एस्केलेशन के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, उस वक्त में गवर्नमेंट ने इन लोगों को जो रास्तों पे रहते थे, एनक्रोच करके रहते थे, उन लोगों को हटाने की कार्रवाई स्टार्ट की। उस वक्त में कुछ लोग कोर्ट गए और ये कहा, कोर्ट में ये अपील दायर की कि जो लोग रास्ते पे रह रहे हैं, चाहे किसी भी प्रदेश से आए हो या यहाँ के रहने वाले हो, लेकिन अगर वो रास्ते पे रहते हैं तो उनको ऐसे ही हटा नहीं सकते। और कोर्ट में केसेस हुए। केसेस में बहुत नामचीन केसेस, जिसमें कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंडर में राइट टू लाइफ, उसमें ये बताया कि राइट टू लाइफ में राइट टू शेल्टर भी इंक्लूडेड है। और ये 3-4 बड़े बड़े केसेस जो यहाँ हमने आपके पास डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें मेंशन किए हैं। उसमें है सुदामा सिंह वर्सेस जीएनसीटी, ऋतुपर्णा मोहंती वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, अजय मकीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और बहुत सारे केसेस जिसका मैं यहाँ पर तफसील से नाम नहीं लूंगा, डॉक्यूमेंट में मौजूद है। इन सब केसेस का ये खुलासा था कि संवैधानिक तौर पर जो लोग रास्ते पर हैं उनको बेघर नहीं किया जा सकता। और ये वर्ड था, एविक्शन विदाउट रिहैबिलिटेशन वायोलेट्स द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किसी को उखाड़ना, किसी को तोड़फोड़ करना, किसी के घर की, उसको बसाए बगैर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये कब की बात है? 60-70s की। उसके बाद क्या हुआ, बंबई में जो लोग रास्तों पर थे उनको पाउटियां दी गई और कहा गया जाके बस जाओ। शिवाजी नगर बसा, दिंडोशी बसा, मालवनी बसा और बड़े बड़े इलाके जो आज आप देख रहे हैं, ये सब उस वक्त में गवर्नमेंट की मदद से संवैधानिक तरीके से बसाए गए। ये कहानी है उस वक्त की। उसके बाद झोपड़ियां इतनी बढ़ गई कि गवर्नमेंट को वो झोपड़ियां, जिनको वो पावतियां मिली थी रास्ते से हटाने की, उन्होंने भी झोपड़ी बनाई और जिनको कुछ नहीं था वो भी गांव से आके झोपड़ी बनाते गए और वो झोपड़ियां बढ़ती गई। ये सिर्फ मुंबई की कहानी बोल रहा हूँ। इस तरह से पुणे में, नासिक में, हर जगह, हर सिटी में माइनर केसेस इस तरह के हैं। तो ये जब बस गई तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम, जिसमें जिन लोगों को रास्ते से निकाला गया था उन्होंने चाली बांधी, उसके ऊपर और बांधा, उसके ऊपर और बांधा, उन लोगों को बसाने के लिए एक स्पेशल स्कीम लाई। और ये महाराष्ट्र का दिल है, ये महाराष्ट्र के लोगों का दिल है कि यहाँ पर सबको बसाया। ये महाराष्ट्र की विधानसभा, यहाँ के नेता, यहाँ की विधान परिषद, सब लोगों ने मिलकर यह तय किया कि यहाँ जो आए हुए हैं उनको बसाएंगे। ये महाराष्ट्र का दिल है जो इसने बसाया सबको। और एसआरए जैसा एक्ट लाया जिसने लीडरशिप की पूरे इंडिया में और बल्कि पूरी दुनिया में। महाराष्ट्र ने बताया कि बेघर लोगों को, जो लोग बाहर रास्तों पे सोते हैं, उनको भी ऐसे ही हटा नहीं सकते और उनको बसाया। और स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत जो अभी का स्टेटिस्टिक्स है, जो अवेलेबल है न्यूज़ के ऊपर या पोर्टल्स के ऊपर, ये जितनी भी रिपोर्ट बनाई गई, आप सब पत्रकार हैं, मैं भी आपका पत्रकार भाई हूँ, ये पत्रकारिता से एविडेंसेस जमा किए हुए हैं सब। उसमें लिखा है 2,45,000 फैमिलीज को एसआरए एक्ट के तहत बसाया गया आज तक, जब से एसआरए बनाए तब से अब तक। आंकड़ा ध्यान रखिए, 2,45,000 का आंकड़ा
क्यूमुलेटिव तौर पर मिलता है, कमोबेश हो सकता है। ये एक कहानी है महाराष्ट्र के गर्व की, एसआरए एक्ट की। अब दूसरी तरफ हम आते हैं और देखते हैं कि 2020 से 2025 तक अलग अलग महानगर पालिकाओं ने इनलीगल बिल्डिंग को, अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग को तोड़ने का ऑर्डर दिया। इनलीगल बिल्डिंग दो तरह की है, एक तो वो बिल्डिंग जिसका सिरे से कोई कमेंसमेंट सर्टिफिकेट सीसी है ही नहीं, बिल्डिंग का परमिशन है ही नहीं, जिसका कोई बिल्डिंग प्लान सबमिट ही नहीं हुआ, जिसका कोई प्लान अप्रूव ही नहीं हुआ। कुछ ऐसे बिल्डिंग में सोसाइटी बिल्डिंग भी आई, मतलब जिसमें लोग रहते हैं वो भी आ गया, बिल्डिंग के अंदर सेमी चालियां भी आ गई, बिल्डिंग के अंदर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर भी आए जिनको नोटिस गया है। लेकिन मैक्सिमम नोटिस जो तोड़न कार्रवाई के गए बिल्डिंग्स को, वो लोगों ने गुड फेथ में खरीदा था। कुछ लोग कहते हैं कि इनको पता था कि इलीगल है फिर भी खरीदा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पता था। कल्याण डोंबिवली में ऐसा है कि फेक रेरा सर्टिफिकेट आया, न्यूज के अंदर लिंक के साथ में बताया हुआ है, फेक रेरा ये विक्टिम ऑफ फ्रॉड हुए या गुड फेथ में खरीदे हुए लोग हुए। 50 लाख की चीज है 20 लाख में मिल रही है, 25 लाख में मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि परमिशन वगैरह नहीं लिए हुए। ये बिल्डिंग जब बन रही होती है नगर पालिका एक्शन नहीं लेती, जब बन के पूरी हो जाती है नगर पालिका एक्शन नहीं लेती, चालियां बनती है नगर पालिका एक्शन नहीं लेती। लेकिन जब इसके अंदर लोग रहने आते हैं और रहने आने के बाद में लाइट बिल मिलता है, अब लोग तो ये नहीं जानते कि ह्यूमन राइट्स के तहत जो है इलीगल बिल्डिंग को भी लाइट और पानी मिलेगा। लोग समझते हैं कि भाई हम टैक्स भर रहे हैं, अच्छा इलीगल बिल्डिंग का भी टैक्स लिया जाता है। ये सारे बिल्डिंग जिनका टैक्स दिया गया, जिनके खरीदी खत हुए, नोटराइज्ड एग्रीमेंट हुए, कुछ जगह पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुए, कुछ जगह पे रेंट पे दिया गया और कुछ जगह पे हेवी डिपॉजिट पे दिए गए, ऐसी सारी बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों को नोटिस दी जा रही है कि आपको खाली होना है, और इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो कहीं शिफ्ट हो सके और उनकी तोड़न कार्रवाई चालू है। अब आपको मैं आंकड़े बताता हूँ, जो आंकड़े आपके सामने हमने बुक में दिए, आप उसको खोल के देखिए। अलग अलग नगर पालिका के ये वो आंकड़े हैं जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने छापे हैं, जो अभी हमने डिटेल में आरटीआई से एक्चुअल नंबर्स नहीं निकाल पाए क्योंकि इतना वक्त नहीं है, बहुत कम टाइम है। टोटल जो नोटिस दी गई है, वो जो आंकड़े ऑनलाइन अवेलेबल है ऑथेंटिक सोर्स से, वो है 27,000 बिल्डिंग्स। सुन लीजिए, 27,000 बिल्डिंग्स, जिसमें से 3,400 बिल्डिंग को क्यूमुलेटिव कम ज्यादा हो सकती है, पूरा या आधा तोड़ दिया गया। लोग रस्तों पर हैं, लोग अपने घर को जो उन्होंने खरीदा था इलीगल बिल्डिंग के अंदर, वो तोड़ दिया गया। अब ये इलीगल बिल्डिंग स्टेट की या आप जो कह लीजिए किसी की भी क्यूमुलेटिवली मिलाकर ये एक सिस्टम का फेलियर है। कोई एक आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा और न ये दिया जा सकता है किसी के ऊपर, इसमें हर आदमी मुलव्वस है। लेकिन जब इन टोटल आंकड़े को देखा जा रहा है तो 21 लाख फैमिलीज बेघर हो रही है। अब ध्यान से सुनिए, जो मैंने पहले स्टोरी बोली कि लोग मुंबई में आए, रास्तों पर रहे, उनको झोपड़े दिए गए और झोपड़े से मकान दिए गए सारे में, वो इस पूरे 40 साल में 2,45,000 फैमिलीज को बसाया। और दूसरी तरफ घर में रहने वाले, बिल्डिंगों में अपने घर में रहने वाले लोग, उन लोगों को, उन 21 लाख फैमिलीज को बेघर कर रहे हैं। तो ये कौन सा इम्बैलेंस है कि भाई जहां एक तरफ 2,45,000 लोगों को बसाने के लिए इतने साल लगे और 2,15,000 या 2.5 लाख 3 लाख फैमिलीज को एक नोटिस में तोड़ देंगे। अब जो कानून उस झुग्गी झोपड़ी वाले पर लागू है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस पे लागू क्यों नहीं होता? राइट टू लाइफ, राइट टू शेल्टर अगर है हमारे संविधान में, तो उन लोगों के लिए भी है जो रास्ते पे थे, उनसे शिकायत नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए भी है जो बिल्डिंग में रहते हैं, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं। तो हमने आज की पॉलिसी के अंदर ये स्टैटिस्टिक्स देकर हमने ये बताने की कोशिश की है कि उस वक्त जमीन पर रहने वालों को आपने बसाया था, आज टाइम आया है कि बिल्डिंग में रहने वालों को बसाओ। किसी की बिल्डिंग उस वक्त तक तोड़ी नहीं जा सकती संवैधानिक तौर पर, उसी कानून से, उसी स्टेट के ऑर्डर से। वही कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वही कोर्ट है हाई कोर्ट। हमको समझ में ये नहीं आया कि महाराष्ट्र के पास इतनी अच्छी पॉलिसी है एसआरए की,
तो ये इलीगल बिल्डिंग्स को एसआरए के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कोई लेजिस्लेशन, कोई बिल, कोई ऑर्डर कुछ क्यों नहीं लाया? ये बात कहने के लिए हम आज यहाँ जमा हुए हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये बात पूरे महाराष्ट्र को जाए। हमारा ये डिमांड है, ये रिक्वेस्ट है, एक्सटेंड द स्लम रिहैबिलिटेशन फ्रेमवर्क टू अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग। मतलब जो स्लम रिहैबिलिटेशन का फ्रेमवर्क है पूरा, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर आप लोग अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग पर लागू करो। क्या होगा इससे? 2.5 लाख नहीं, उससे भी ज्यादा लोग, 2.5 लाख को तो नोटिस दी गई है, उससे भी कई ज्यादा लोग, फैमिलीज बेघर होने से बचेंगे और स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन 0 होगा। जैसे एसआरए के अंदर जब कोई डेवलपर आता है तो बिल्डर को वो झोपड़ियों के बदले में रिहैब की बिल्डिंग देना होता है और कुछ बिल्डिंग बना के बेचना होता है। तो क्या ये अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग को नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है। जैसे झोपड़ों की गिनती हुई वैसे इसकी गिनती करो, जैसे उसकी जनगणना हुई इसकी जनगणना करो। और इसके साथ साथ ये फ्रेमवर्क भी लाना जरूरी है कि और बिल्डिंग ऐसे ना बने, ये काम रुक जाए कहीं। ये अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग कितनी बन रही है? 27,000 बिल्डिंग को तोड़ने का नोटिस है। हमारा एक दूसरा सर्वे है जिसमें आज के टाइम पर 10,000 नई बिल्डिंगें बन रही है। इसको कौन रोकेगा? ये स्टेट के फेलियर को रोकने के लिए स्टेट ने आगे आना चाहिए। हम ये डिमांड लेकर अलग अलग, सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उसके बाद गवर्नर साहब से मिलेंगे और उसके बाद एकनाथ शिंदे जी से जो हाउसिंग के मिनिस्टर है, ठीक है, और उनके पास माडा है, उनके पास एसआरए है, उनके पास पीडब्ल्यूडी है, सारे खाते उनके पास है हाउसिंग के, उनसे मिलेंगे और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये फ्रेमवर्क को लाइए। हमारे को इसमें कोई लेन देन नहीं है कि कौन सी पार्टी है, कौन से लोग हैं। ये फ्रेमवर्क आना चाहिए, लोग बेघर होने से बचना चाहिए, ये संविधान की दुहाई है, ये रिक्वायरमेंट है। एक आदमी पूरी जिंदगी लगाता है या पूरी परिवार मिलकर, हस्बैंड वाइफ या माँ बाप मिलकर इतना पैसा जुटा पाते हैं कि वो एक घर बनाए, और वो घर अचानक टूट जाए तो वो उसको दोबारा उस घर वाली टूटने वाली सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या होता है वो नहीं पता। उस फैमिली से मिलेंगे तो पता चलेगा। आप जाइए मुंब्रा, आप जाइए कल्याण डोंबिवली, आप जाइए पुणे, आप जाइए मुंबई के कई जगहों पर जहां ये डेमोलिश हुए और देखिए उन फैमिलीज का हाल, कैसे रास्तों पे रह रहे हैं, कैसे लोग उनको घरों में लेने से मना करते हैं, कैसे जो लोग अपने घर में सुख से खाकर छत के नीचे सोते थे आज जमीन के ऊपर है। एक तरफ आपने जमीन के लोगों को घर दिया, दूसरी तरफ घर वालों को जमीन पे ला रहे बगैर उनको रिहैबिलिटेट किए। ये काबिल कबूल नहीं है। इस बात को बताने के लिए हम यहाँ तक आए। इतना ही नहीं किया हमने, बल्कि इस जो ये नई पॉलिसी लाने की डिमांड है, इस डिमांड के लिए एक फ्रेमवर्क दिया, अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग रिहैबिलिटेशन एक्ट दैट इज प्रपोज्ड। कुछ भी नाम हो सकता है, हमने ये नाम रखा UBRA, अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग रिहैबिलिटेशन एक्ट। तो हमारी ये डिमांड है कि UBRA को SRA में डालो या कोई नया एक्ट लाओ या उसी को एक्सटेंड करो, ताकि ये जो इलीगल बिल्डिंग है, सो कॉल्ड इलीगल बिल्डिंग है, उसके अंदर रहने वाले लोग, पगड़ी पर रहने वाले लोग, चालियों में रहने वाले लोग जिनका पुनर्वसन नहीं हो रहा है, उनका कोई रास्ता निकले और ये मुंबई चमके। ये हमारी आज की प्राइमरी डिमांड है और इसके फ्रेमवर्क को लिखा है। आज मैं इधर टेक्निकल सामने नहीं लाऊंगा, आपके सामने कॉपी है। एक्ट कैसा होना चाहिए, क्या चीजें अंदर होनी चाहिए, ये मेरे जवाबदेही की बात नहीं है, ये कंसेप्ट है जो हम स्टेट को दे रहे हैं और ये स्टेट महाराष्ट्र दोबारा लीड कर सकता है एक ऐसा एक्ट बना के या इस एक्ट को SRA को एक्सटेंड करके जिसको पूरा इंडिया देखेगा। ये कहानी खाली महाराष्ट्र की नहीं है, हम यहाँ रहते हैं इसलिए यहाँ की जबान, यहाँ के लोग, यहाँ की चीजों को अच्छी तरह जानते हैं। आप जाइए MP, आप जाइए दिल्ली, आप जाइए उड़ीसा, सब जगह की कहानी है। करप्शन अपने पीक पर है, वो रुकता नहीं है, तो पॉलिसी लाइए। बेगुनाह लोगों को बेघर नहीं करना चाहिए। इस डिमांड के साथ हम यहाँ पर हैं। अगर आपको इस ताल्लुक से कोई सवाल हो तो हम आखिर में लेंगे। एक फोटो ले रहे हैं हम लोग इस पॉलिसी के साथ में, प्लीज, तो उसके बाद आगे बात होगी। एक मिनट हो गया तो नीचे बैठ जाइए।
बयान सर बाद में लेने बात करेंगे मुख्तसर में। मैं इस्माइल बाटलीवाला सर एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी सर्वे वगैरह भी किया है और डिमोलिशन जहाँ जहाँ हुआ है होता रहा है वहाँ पर ये जाते भी रहे हैं, लोगों की दुर्दशा देखी है, वहाँ के लोगों से बात की है, बच्चों से बात की है, खवातीन से बात की है। मैं से आग्रह करूँगा कि जब बहुत ही शॉर्ट में अपनी बात साथियों जय हिंद। शॉर्ट में बात करने का आदेश हो गया है तो मैं शॉर्ट में ही करूँगा, क्योंकि सारा कुछ जो कहना था वानी साहब ने बता दिया है। लेकिन ये जो मसौदा आप लोगों के हाथ में दिया गया है, ये मसौदा महाराष्ट्र सरकार के सभी मंत्रिमंडल को जाएगा, यहाँ के सभी पार्लियामेंट मेंबर को जाएगा, यहाँ से जो लोग राज्यसभा मेंबर हैं उन सबको जाएगा, यहाँ के जितने एमएलए हैं उन सबको जाएगा, जो महानगर पालिकाएँ हैं उनके कमिश्नरों को जाएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि आपके जरिए भी पहुंचाने की कोशिश करें महाराष्ट्र सरकार के लोगों को। ये कहानी शुरू होती है यहाँ से 17 सितंबर को। इसी 17 सितंबर को हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम गुमरा गई फैक्ट फाइंडिंग के लिए, जिसमें अनिस लांबे साहब थे, मैं खुद था, शिव नारायण क्रांतिवीर जी थी और सोनिका क्रांतिवीर जी थी और भी साथी थे। ये अपने शेर अली शेख साहब भी थे जो वहाँ पर बैठे हैं। फिर 17 सितंबर के बाद 25 सितंबर को मुमरा के लोग आए थे हमारे घर मीरा रोड पर, वहाँ पर मीटिंग हुई, फैक्ट फाइंडिंग की गई। उसके बाद 19 अक्टूबर को फिर हमारे फैक्ट फाइंडिंग टीम मुमरा गई। ये सारा कुछ देखने के बाद और फैक्ट फाइंडिंग की जो सोच और समझ में आया, तो समझ में आया कि भाई एक एक बिल्डिंग, एक एक कॉलोनी बचाने की कोशिश की जाएगी तो कितनी हद तक हम कामयाब हो सकते हैं। तो यही समझ में आया कि नहीं, एक एक बिल्डिंग बचाने की, एक एक कॉलोनी की इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि महाराष्ट्र भर में जो इस तरह की दिक्कतें हैं, ऐसी कॉलोनियाँ, ऐसी बिल्डिंगें हैं, उन सब को एकजा करके हम लड़ना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार को एक मसौदा तैयार करके देना चाहिए। लोग भाषण देते हैं, तकरीरें करते हैं, मीडिया में बयान देते हैं, हम भी मीडिया के सामने आए हैं, लेकिन एक मसौदा लेकर आपके सामने आए हैं महाराष्ट्र सरकार को पेश करने के। तो ये मसौदा लिखने की नौबत इसलिए आई कि वहाँ पर जो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जो जायजा लिया, जो कुछ समझ में आया, तो ये हुआ कि भाई इसका लिए महाराष्ट्र सरकार को देने के लिए मसौदा चाहिए होगा, जो आपके हाथ में दिया जा चुका है। अब रही बात ये कि मसौदा लिखना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। कई मसौदे हमारे टीम ने लिखे हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं मुबारकबाद देता हूँ दानिश लांबे साहब को। यानी इसी बीच में इतने थोड़े से कम समय में इन्होंने ये मसौदा तैयार कर दिया है। बहुत मेहनत की है इन्होंने, दिन रात मेहनत की है, बार बार हमसे भी मिलते रहे हैं और सलाह भी देते रहे हैं। लेकिन मैं फिर से उनको सलाम करता हूँ, हजारों सलाम पेश करता हूँ कुछ इतना जल्दी से जल्दी में उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग टीम का मसौदा उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के सामने आपके ज़रिए पहुंचाने का काम किया है। और मैं थोड़ा सा महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र की जनता को भी मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो कानून लाया गया है, अक्सर देखेंगे कि जो परप्रांतीय, जो दूसरे महाराष्ट्र से बाहर के या महाराष्ट्र के देहात से भी लोग, जो मुंबई जैसे महानगरों में जो लोग आए, जिनके पास यहाँ ज़मीन नहीं थी, बैठने के लिए भी ज़मीन नहीं थी, और उन्होंने जहाँ भी उन्हें खाली मिल गया, सरकारी ज़मीन रही हो, म्यूनसिपलिटी की ज़मीन रही हो या कोई प्राइवेट ज़मीन रही हो, वहाँ बैठ गए। और कुछ समय के बाद जो है उनको जो है झोपड़े की मान्यता दे दी गई
कानून लाया गया यहाँ पर कि भैया इनको गुजारा तो जाएगा, जैसे कोई गार्डन में की जगह पर बैठा है जहाँ गार्डन प्लान होगा, कहीं हॉस्पिटल प्लान होगा, कहीं रोड का प्लान होगा, उस जगहों पर अगर ये लोग बैठे हैं तो इनको हटाना तो होगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये मेहरबानियाँ हैं इस महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के लीडरों की, महाराष्ट्र की सरकारों की। जब उन्हें ख्याल आया कि नहीं ये ज़मीन की ज़रूरत है, यहाँ गार्डन बनना है, यहाँ हॉस्पिटल बनना है, कॉलेज बनना है, रोड बड़ा करना है, तो इन्हें हटाना ही होगा, तो बिल्कुल उन्हें हटाना होगा। अब हटाना तो है, लेकिन इनका क्या किया जाए, तो इन्होंने यहाँ पर कानून लाया कि भाई इनको कहीं पर बसाया जाए। ये मैं महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की सरकार को फिर से सलाम करता हूँ। हमारे देश में महाराष्ट्र ही एक ऐसा देश है जो इस तरह का नज़ीर पेश किया है, और भी कुछ होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में ये पहला प्रदेश है जिसने ये नज़ीर पेश किया है कि किसी को उजाड़ना है तो पहले उसको बचाने का बंदोबस्त किया जाए। साथियों, इसी को जब फैक्ट फाइंडिंग टीम ने और दानिश लांबे साहब के सामने भी ये डिस्कशन हुआ, तो यही हुआ कि भाई जब झोपड़े को बसाया जा सकता था तो ठीक है, ये अनऑथराइज बिल्डिंग है जिसको आप अनऑथराइज मानते हैं, लेकिन ये गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी उसमें घर लिया है, 50 लाख का फ्लैट लेने के उसके ये नहीं हो सकता, वो भी साफ सुफ रहना चाहता है, अच्छी जगह पे रहना चाहता है, अच्छी सुविधा रहना चाहता है, जहाँ स्कूल हो वगैरह वगैरह। वो भी ऐसी बिल्डिंग में अगर जा चुका है तो उसका कोई गलत इरादा तो नहीं था, वो किसी की ज़मीन तो नहीं कब्जाया है, कहीं जो है ये नहीं किया है। वहाँ के बिल्डरों ने उनको दिलासा दिया है, उन्हें मकान दिखा के दिया है, और वहाँ लाइट और पानी और रोड की सुविधा हो गई है। ये देखने के बाद उन्होंने देखा कि भाई 50 लाख के खरीदने की औकात नहीं है, तो यहाँ 20,000 में 20 लाख में, 25 लाख में, 15 लाख में मिल जा रहा है और सुविधाएँ मिल जा रही हैं, तो उन्होंने खरीदा है। उन्होंने गुनाह कुछ नहीं किया है। महाराष्ट्र सरकार से विनती है और गुजारिश है कि जो नीति इस मसौदे में तो लाई गई है, दानिश साहब ने उसका खुलासा कर दिया है, जो नीति हमारे झोपड़ों के लिए रही थी वही नीति हमारे इन बिल्डिंगों के लिए लाना चाहिए, ऐसी मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। अभी शिव नारायण शर्मा जी लोग बात करते हैं। मैं शिवनारायण। देखिए, दानिश जी ने जो बोला कि SRA की स्कीम आई, माडा की स्कीम आई, या जो भी इस टाइप की स्कीम, ये अदालत के जरिए आई। अदालत में PIL दाखिल की गई और उसके बेस पर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ उसका बेस बनाकर ये स्कीमें महाराष्ट्र सरकार ने लागू की। मगर इसके अलावा हमारे बाबा साहब ने एक चीज बोली थी कि मैं कानून तो अच्छा बना रहा हूं, मैं संविधान तो बेहतर लिख रहा हूं, लेकिन ये तभी लागू हो सकता है जब इसमें वो चलाने वाले लोग बेहतर हो। मगर हालत आप लोग देख रहे खुद। वही बाबा साहब ने एक चीज और दी थी, उन्होंने आर्टिकल 51A दिया था, जो आपकी ड्यूटी, समाज की ड्यूटी बोली गई थी, वो हर एक व्यक्ति की ड्यूटी थी, हर जिम्मेदार शख्स की ड्यूटी थी कि अगर उसके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसे वो रोके। और इसके लिए बाबा साहब ने कई संगठन और अपने मीडिया, इन सबको बहुत सारी फैसिलिटियां दी जो आज सबके सामने हैं। बड़े बड़े मीडिया चल रहे हैं, किसके? जनता के पैसों पर चल रहे हैं। जो चीज आम पब्लिक को मिलती है 5 रुपए में, वो इनको मीडिया को दी जाती है 50 पैसे में, 10 पैसे में। मगर ये जब दिया जा रहा है तो उनकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी भी उनको निभानी चाहिए। अगर कहीं गलत हुआ है, अगर अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनी है तो किस वजह से बनी है? क्या मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई? यहां तक कि वो संगठन जैसे वक्फ बोर्ड है, हिंदू महासभा बोर्ड वगैरह है, इन सबकी भी ड्यूटी थी कि कुछ भी गलत हो रहा है उस मामले को समाज में लाया जाए, सबके सामने लाया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि जो भी हो रहा है लीगल तरीके से हो।
यहाँ तक कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि हमारे लोअर कोर्ट के जज, उनको मालूम है कि ये गवाह झूठ बोल रहा है या ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, मगर वो खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो लोग उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, जबकि उनको करनी चाहिए। जब ये चीज होगी तब जाकर के जो स्कीमें बनी हैं उसका सही फायदा आम जनता को मिल सकेगा। और इसी के लिए हमारी टीम एक पीएल दाखिल करेगी जो इस मामले में हर एक को जिम्मेदार ठहराएगी। कम से कम 2000 से अधिक संगठन और इन सबको हमने चिन्हित किया है, जिसमें हमने जजों को भी चिन्हित किया है जिन लोगों ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। हमें इस ड्यूटी को निभाने के लिए सबको जिम्मेदार बनाना होगा और उनके ऊपर पेनल्टी लगवानी होगी। और जिस प्रकार से एसआरए के लिए फंड आया है उस प्रकार से इस अनऑथराइज्ड जो स्कीम इन्होंने दानिश जी ने बोली है उसके लिए फंड इन लोगों से आना चाहिए। इन लोगों के जो जिसकी वजह से ये अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनी, लोग आज रोड पर आ गए, सड़क पर आ गए, बच्चे लोगों की एजुकेशन खत्म हो रही है, ये सब की वजह से। तो उन लोगों की जिम्मेदारी है, उन लोगों को इसमें पूरा साथ देना होगा। बस मैं इतना कहूंगा क्योंकि इससे ज्यादा कहने के लिए अभी समय नहीं। सोनिका मैडम हमारे साथ में, वो भी 2 शब्द। सबसे पहले तो दानिश जी का शुक्रिया जो उन्होंने इस और कदम उठाया और एक ड्राफ्ट तैयार किया और सरकार को भी भेजा। इसके अलावा अभी चौथा स्तंभ जो कि मीडिया है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इसे सबके बीच में सामने लाएं और जिससे ये जो मुमरा में जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। इस सब का हमें अपने अपने स्तर पर विरोध करना बेहद ज़रूरी है। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो आज दूसरे के घर में आग लगी है, कल को हमारा भी घर दूर नहीं है और यहाँ भी आग पहुँच सकती है। इसलिए सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी को अपने अपने स्तर पे अपना अपना काम करते रहना चाहिए। बस हमारे घर तक आग पहुँचे इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जाना चाहिए और ये जिम्मेदारी सरकार की है। अब जहाँ जहाँ डिमोलिशन हो रहा है वहाँ कोई पॉलिटिशियंस आगे नहीं आ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बैकिंग नहीं कर रही। कोई भी इलाका हो महाराष्ट्र का, सब बेचारे जो जिनके घर टूट रहे हैं वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलक रहे हैं। कुछ लोग झूठे दिलासे जरूर दे रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ होना इसलिए नहीं है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे डिमोलिशन की ऑर्डर दे रखी है। तो ये जो पॉलिसी जो ड्राफ्ट पॉलिसी हमारे शिवनारायण साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग कोर्ट को भी अप्रोच करें। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है मीडिया की है। जो एसआरए की पॉलिसी बॉम्बे में लाई गई वो पॉलिसी डॉक्टर रमेश प्रभु ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को सबमिट की थी और फिर वो चर्चा में आई। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, इंटेलेक्चुअल्स आए, आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया। उसके बाद ये पॉलिसी फ्रेम की गई थी। वो बहुत सक्सेसफुल रही। पहले 175 स्क्वायर फीट दिया गया, फिर 225 दिया गया, फिर 269 स्क्वायर फीट दिया गया और अभी लेटेस्ट में 305 स्क्वायर फीट उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके पास कच्चे मकान हैं या झुकी झोपड़ी है, लेकिन उनके पास एविडेंसेस है। पहले 2000 का एविडेंसेस मांगा गया था, फिर 2010 का। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि बेचारे लोग बाकायदा फ्लैट खरीद रहे हैं लाइट के साथ, पानी के साथ और तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके बनाकर उनको दिए जा रहे हैं, टैक्स भी लिया जा रहा है। इन लोगों की सिर्फ एक गलती ये है कि इनको थोड़ा लालच आ जाता है कि हमको जो फ्लैट जो है हमको हमारे बजट में मिलता है। हर आदमी 1 करोड़, 1.25 करोड़ लो बजट की बात करो, फ्लैट नहीं ले सकता। तो उसके सामने कोई शानदार टावर आ जाता है 10 माला 11 माले का और उसको ये मालूम पड़ता है कि 25 लाख 30 लाख रुपए में फ्लैट मिल रहा है, तो वो लालच में आके वो फ्लैट ले लेता है। आप ये सोचिए कि ऐसे में अचानक 6 महीने, साल भर में, 2 साल में अगर उसके घर पर हथौड़ा पड़ जाए तो ऐसा आदमी जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, जो सर्विस क्लास का आदमी है, वो सीधा सड़क पर आ जाता है। तो इसके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इसमें हमारा भरपूर साथ दें। हमारा साथ नहीं दें, मैं तो चाहता हूँ कि उन तमाम लोगों का साथ दें जो इसमें विक्टिम है, जो इसमें सफ़र हुए हैं, जो इसमें सफ़र हो सकते हैं। हम लोग अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई है हम लोग करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ ट्रस्ट आपके होंगे तो हम जरूर लेंगे। दानिश जी से मेरा सवाल ये है कि आपने कहा था कि हम मुख्यमंत्री को मिलेंगे, एकनाथ शिंदे को मिलेंगे और ये सवाल ये जो
सारे डेप्यूटी सीएम। ठीक है, आप मिलोगे, कानूनी कार्रवाई क्या करोगे? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जॉइंट एक्शन कमेटी को इसको रिजेक्ट ही कर दिया है पहले से, तो कानूनी कार्रवाई क्या करोगे आप? क्या इस तरह का एक्ट लाने को रिजेक्ट किया है? नहीं, कानूनी स्टेप क्या रहेगा आपका? ठीक है, ये सबसे पहली चीज लेजिस्लेशन, कानून लाना ही कानूनी सबसे बड़ा स्टेप है। कानून लाने का प्रस्ताव देना यही सबसे बड़ा कानूनी स्टेप है। नंबर 1, अगर ये मुलाकातें कामयाब नहीं होती है सब लोगों से, तो फिर हम लोग कुछ पीआईएल का जिक्र शर्मा जी ने किया, वो अलग बात है, लेकिन हम स्पेशली इसका पीआईएल डालेंगे। इस यूबीआरए एक्ट की फ्रेमवर्क पॉलिसी का, या हमारा जो डिमांड है एक्सटेंशन ऑफ एसआरए पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क टू अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स, इसका कानूनी लास्ट स्टेप हमारा पीआईएल का होगा। लेकिन उससे पहले पीआईएल कोर्ट में जाएगी बात उस वक्त जब हम ये पॉलिसी डालेंगे और ये लोग ना बोलेंगे। तो मुझे लगता नहीं, क्या बोल रहा हूँ, मुझे लगता नहीं ऐसा कि ये लोग मना करेंगे। ये आइडिया नहीं था, लेकिन ये आइडिया आने के बाद जरूर शिंदे जी से और फडणवीस जी से जिस तरह के डेवलपमेंट वो करते आए हैं, मुझे लगता नहीं कि वो मना करेंगे। क्या आगे आपका कुछ आंदोलन का इशारा है कि आप चेतावनी देते हो कुछ इसके लिए हम लोग कुछ आंदोलन करेंगे या कुछ? आंदोलन का हमने सोचे नहीं है और मुझे उम्मीद है सरकार से कि आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, ये बोले। सवाल ऐसा है कि इन्होंने कहा कि जिस तरह थाना डोंबिवली में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वैसे बम्बई में भी है, तो बम्बई में कहा था। अभी मैं आपको आइडेंटिफाई नहीं करा सकता हूँ, आपको मेरे साथ कल नोटिस सुबह चलना अंदर दिया पड़ेगा, उसमें पूरी डिटेल नोटिस लेकिन अंदर है। है। आज भी बिल्डिंगें बन रही है लीगल, अगर हम लोग ये समझते कि नहीं बन रही है तो हम लोग काम ख्याली में है, लेकिन इसको रोकना जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, एमसीजी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। फिर साल भर 2 साल बाद फिर वही डिमोलिशन का मामला आता है, बहुत सारी जगह है। सर, नोटिस जो दी गई उसकी न्यूज के आधार पर अंदर एविडेंस दिए हुए बॉम्बे के कितने हैं, अंदर है मौजूद, आप देख सकते हैं। सर, ठेकेदार जो दलाल होते हैं, पीछे से ऊपर तक पूरा करप्शन में भरे होते हैं। उन लोगों की साइन से बिल्डिंग खड़ी होती है, उनकी साइन से बिल्डिंग गिरा दी जाती है। इसमें आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है कि कानून आपको हेल्प करेगी इस चीज़? करना चाहिए, हम महाराष्ट्र से पूरी उम्मीद रखते हैं। इनका प्रॉब्लम ये हो रहा है, हमारी फैक्ट फाइंडिंग के साथ उनको ज्वाइन करने की कोशिश करें। यहाँ तो सब मसले का जवाब नहीं दिया जा सकता है। हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ उनको बैठाएं, वहाँ जो है बेहतर सलाह दे पाएंगे और क्या करना चाहिए, बिल्कुल टूटने से रोक लिया जाए। एक तो यह है कि पॉलिसी रिकमेंड कर रहे हैं, दूसरा ये कि पीआईएल का करेंगे, तीसरा ये कि इसके बावजूद भी ग्राउंड लेवल पर कुछ सॉल्यूशंस है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। जरूर अगर वो हमसे मिलेंगे हम उनको सलाह मशवरे देंगे। और रही बात इसकी कि ये लोग जो तकलीफ सह रहे हैं, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए ही हम यहाँ पर हैं, हमको आना पड़ा। आपने क्या कहा जी, पीड़ित आया है, वो पीड़ित जो लोग हैं उनको हमने हमारे इसके जरिए से वेरियस जगहों पर उनको बुलाया, उनसे बात की, कुछ ने डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट पढ़े हमने, और उसके बाद ही ये फैक्ट फाइंडिंग के अंदर बैठे हैं। बहुत से जगहों पर हमने पढ़ा है, फोन पे भी बात की है, कई जगहों पर हम खुद गए हैं, तब जाकर ये ओपिनियन बना पाए डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। जी, आपने कहा कि 21 लाख फैमिली बेघर होंगे, हाँ, कहाँ के होंगे और उमरा में कितनी बिल्डिंग है, कितने को नोटिस दी है और कितने बेघर होंगे? ठीक, मैं मुमरा का वो फैमिली यही सवाल के ऊपर वो फैमिली गई कहाँ है? हाँ, सिर्फ मुमरा का मैं कोई ये नहीं करना चाहता, आप वो रिपोर्ट खोलेंगे। 907 के टोटल। सर, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पेज नंबर 3, 4, 5 खोलो और उसके अंदर देख लो। हमने पूरा, अच्छा, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम वो भी देंगे, ये प्रिंट है। पीडीएफ इसलिए देंगे कि कोई बात अगर हमने लिखी है ना, एक लाइन, वो एक लाइन पूरे एक आर्टिकल का नतीजा है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरा आर्टिकल एविडेंस के तौर पे मिलेगा। तो जो आंकड़े आए हैं ना, वो टोटल है। आप मुंबई के कितने हैं, ठाणा के कितने हैं, नागपुर के कितने हैं, नासिक के कितने हैं, सब सिटी वाइज डेटा अंदर मौजूद है सर, एक बार खोल के देख लीजिए। I would like to bring to your notice. Yes, sir. Nowadays the builder Yes. and the government people, this MHADA and all, जो already joined और लोग मिलकर लूट रहे साथ में, ऐसा सुनने में आया, पेपर में आया था लास्ट टाइम। Sir, very bad news, but not our subject today. We are talking about to build someone. Thank you, sir. Thank you for the kind notice. लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं वो कोई एहसान तो नहीं करते, वो लोग तो नहीं, कोई एहसान नहीं पांच करते। माले की बिल्डिंग को लेके 20-25 माला चाहते हैं, तो
फायदा तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आवर कंसर्न इज। भाई साहब आपका सवाल जो है अभी ये जो आपके सामने मसौदा आया है ये महाराष्ट्र सरकार से रिलेटेड है। आपने जो सवाल उठाए हैं इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट की हम तैयारी कर रहे हैं जो आवाम के लिए होगा, आम लोगों के लिए होगा और जो जिनके मकान टूट चुके हैं या जिनके मकान टूटने वाले हैं एक सेकंड पार्ट में उसका खुलासा करेंगे। ये सिर्फ सरकार के संबंधित ही बातें इसके अंदर की गई हैं जी। और इसी के साथ साथ ये डेटा जो है आपको एक बात बताएं, सर ने भी बताया, हम ये सिर्फ मंत्रिमंडल को नहीं यहाँ के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी देने वाले हैं और 25 ऐसे इंस्टीट्यूशंस को देने वाले हैं जो स्टेट को या हमारे देश को स्टैटिस्टिक्स देते हैं, जैसे टाटा इंफॉर्मेशन ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिस्ट वाले हैं, ऐसे कई एक हैं जो रिसर्च करके डाटा देते हैं। तो हम ये डेटा उन तक पहुंचाएंगे कि आप भी इस पर लिखो। और मेरी आप तमाम पत्रकार भाई बहनों से एक खास दरख्वास्त है कि जो लिखा है ना उसको आप भी अपने मन में, अगर कोई इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई रिकमेंडेशन आता है ना तो आप भी ऐड करो। ये जो कॉपीराइट इसके किए हुए हैं वो ये बुक के है, इसके ऊपर और आप अपना भी वर्जन लिख सकते हैं और आप ही बना सकते हो, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, मेरा प्रोफेशन भी पत्रकारिता ही है। आपने देखा था मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र 12 साइट में बहुत सारे बिल्डिंगें तोड़ी गई, भाई द्वारा बनाई गई अपनी गवर्नमेंट द्वारा तोड़ी गई, इसमें जनता का काफी लॉस हुआ। इलाहाबाद में भी ऐसी 2-3 बार डैमेज हुआ है, लेकिन इसमें जनता का ही लॉस हुआ है, बिल्डर का फायदा होगा। अभी तक देखने गए तो ऐसे लोग को आप कहाँ जाके लोगों की हेल्प कर सकते हो और किस हिसाब से जी देखो इसकी जानकारी हमारे पास है। नाला सुपारा की लोड बेरिंग हो, मुमरा की जीपी हो या कहीं और की पुणे के अंदर की ग्राम पंचायत की खेतियां हो, ये सारे डेटा को हमारे सामने रखा हुआ है। लोगों का नुकसान हुआ है, पिछलों का क्या हो सकता है स्टेट बताएगी, मैं नहीं, लेकिन आगे या ना हो इसलिए इतनी इमरजेंसी में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाई गई। हेलो एक मैडम, इसके अंदर नाला सुपारा भी, विरार भी है, मुंबई भी है, सब इसके अंदर है। बस मेहरबानी यह है कि उन लोग करना चाहते हैं, हम यहाँ कोई नेता मंडली नहीं है, एक सेकंड, कोई नेता नहीं है, किसी पार्टी के संबंधित लोग नहीं है कि जो झूठे आश्वासन देंगे। ये देख लीजिए, ये पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फैक्ट फाइंडिंग टीम, हमारी टीम किस हद तक ये जाने का इरादा रखती है, इससे आपको उनसे बुलाने की कोशिश करें। सर मैं वो नहीं बोल रही हूँ, जैसा आज आप लोग मीडिया वालों के पास आए, आपको कांटेक्ट नंबर देते हैं, आप संपर्क करिए, पर्सनली बात करेंगे मैडम, जरूर बात करेंगे जी। जनरल क्वेश्चन, ये सब इसके पीछे हुकूमत भी जवाबदार है, ऐसा नहीं लगता? किसके पीछे? ये सब डेमोलिशन के पीछे सब सरकार, ये आदेश के ऊपर ही हो रहा है। सरकार का आदेश ही नहीं, कोर्ट का भी आदेश है सर, खाली सरकार का क्या बात है, कोर्ट का भी आदेश है कि तोड़ो। हम याद दिला रहे हैं कि संविधान का, ये संविधान की दुहाई ये है कि खाली तोड़ो मत, पहले बसाओ फिर तोड़ो। ये सरकार की बात नहीं है, सरकार ये सरकार रहो, पिछली रहो, तोड़न कार्रवाई होती रही है, कहीं रुकना चाहिए। आपको यहाँ पहले तोड़ा गया सर, जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है जी, इनको पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। इनको भी होनी चाहिए, वो भी यूबीआरए का जो प्रपोजल है उसमें दिया हुआ है सर, बहुत अच्छे से पनिशमेंट होनी चाहिए। क्यों, ये बात मैंने अपने मेन कंक्लूसिव इसमें कही कि सिर्फ ये नहीं कि जो हुआ है उसको रोका जाए, अभी जो चालू है रिसेंटली 10,000 बिल्डिंग का, उसको भी वहीं पर रुकना चाहिए, वरना ये भी कई करोड़ में बिक चुकी होगी और 10 साल के बाद उसके अंदर आए हुए लोग फिर तोड़े जा रहे हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित किया है, इसमें और भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है? नो वन आपके एनजीओ, ये देखो, ये 2, 3, 4 बताइए। हमारे एनजीओज हैं, सबके एनजीओज है, उसका इंट्रोडक्शन आज यहाँ नहीं कर सकते। एनजीओज भी है, हमारी न्यूज नेटवर्क टीम भी है। ये जो स्टेटिस्टिक्स है ये महाराष्ट्र की जनता की तरफ से है और महाराष्ट्र की जनता के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम की तरफ से। हम कोई भी नाम नहीं लेना चाहते एनजीओ का भी नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि बात मुद्दे की होनी चाहिए कि क्या ये एक्ट की जरूरत है या नहीं। आप लोग बताओ जरूरत है इसकी या नहीं है? बहुत जरूरत है सर। ठीक है, तो इसको लिखिए, इस पर लिखिए। वो फैक्ट फाइंडिंग आप लोगों ने किया है ना इलीगल, उसमें किन बिल्डर पे कार्रवाई है उसकी कोई डेटा है? नहीं, वो नोटिस हमने जो फैक्ट फाइंडिंग की है बिल्डरों का नहीं किया है सर, जो गवर्नमेंट ने नोटिस दी उसकी न्यूज लगी, उसके बेसिस पे फैक्ट फाइंड किया। तो हुआ ना, उसको सपोर्टिव क्या हुआ? नेक्स्ट वर्जन हम उसमें लाएंगे जिसमें किस जगह पर बिल्डर जिम्मेदार है। जैसे एग्जांपल, एक कल्याण डोंबिवली का एक मिसाल है, 4 बिल्डिंग्स हैं, रेरा फेक रजिस्टर हुआ, न्यूज आई है,
बिल्डर को जेल भी सब कुछ हुआ है। तो इसमें वो भी है जिसमें बिल्डर को सजा मिली है, इसमें वो भी है जिसमें अब तक नहीं मिली है। सो टू बी कंटिन्यू आगे। मैडम और उनके ऊपर कार्रवाई होने के लिए आपने कुछ अभी किया है क्या? कार्रवाई रिपोर्ट में मैडम लिखा है और कार्रवाई के ऊपर कुछ करेंगे, उसका सर ने बताया कि हम उसके ऊपर पीआई दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। और कोई है तो आज के लिए बस करते हैं। सगड़े बैठ गए। साथियों जरा ये नितिन चौहान जी हैं, 1 मिनट की बात। भाई ये किसी ने बताया था कि उन्होंने गैर कानूनी बांधा तो उनको कैसा राइट दे, इसके लिए मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में स्ट्रीट वेंडर रेगुलेशन एक्ट बनाया था और ये बताया गया था कि जो जूने लोग हैं जो अपना पेट चला रहे एकदम कई सालों से, तो उनको आर्टिकल 21 के तहत उनको राइट दिया जाए। एक्चुअली गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे क्योंकि उनका वैसा मसौदा नहीं बनाया मतलब, लेकिन वैसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो ये आप ये इसका एक एग्जांपल रख सकते हो ये कानून के लिए। स्वयं सर का शुक्रिया अदा करेंगे और कंप्लीट करेंगे। बैठ गया बैठ नहीं बाइट की जरूरत नहीं है, सभी से बात तो हो गई है, सारे कैमरा यहाँ का बिल्कुल बाइट लेना है ले लो। आप लोगों का बहुत मैं समझता हूँ तमाम सवाल पूछे जा चुके हैं। हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग हमको इसमें कोऑपरेट करें। जो तमाम हमारे साथी, हमारी जो बहनें, हमारी बच्चियाँ जो यहाँ पर अलग अलग चैनल से आई हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बात शुरू हुई है वो बहुत दूर तक जाएगी और जिन लोगों के घर टूटे हैं उनको जिनके घर टूटने पर है उनके पास हमारा जो कोर्ट है वो भी रियायत करेगा और महाराष्ट्र सरकार भी उनकी मदद करने की कोशिश करेगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।